नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास बात में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद और मैं हूं तुलसी त्यागी और आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा गीत जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोगों के दिलों में एक ऐसी खासियत छोड़ दी कि हर कोई उस गीत का दीवाना हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वो गीत जिस गीत ने पहाड़ से लेकर मैदान तक धूम मचाई है और हर किसी की जुबान पे वो गीत है मैं पहाड़ों को रेवेसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारकू पानी वाला तू बिसलैरी वाली। और इस गीत को जिन्होंने अपनी सुरीली सुंदर आवाज दी है वो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ मैठाणी जी की। सौरभ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मुद्दा टीवी के पूरे टीम की, आदरणीय देवेंद्र जी की, तुलसी त्यागी जी की, और जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं आप सभी तो सिमान्या प्रणाम पहलाग, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब था प्रेम मुद्दा टीवी तय और मैं देना। सौरभ जी, पहला सवाल, आज जब आप एक ये कह सकते हैं कि सफल गायक हैं, और जब एक सफल गायक होता है खासकर एक युवा, तो हर कोई उसको सराखों पे बैठा लेता है। लेकिन एक दौर ऐसा होता है सफलता से पहले का दौर, जो बहुत संघर्ष का दौर होता है। वो दौर क्या आपकी जिंदगी में भी आया? क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी, स्पष्टता के साथ एक छोटी सी लाइन में एक बात बताऊंगा। मैं अपने को कहता ही हूँ अभावों का गायक कहता हूँ मैं। मेरे संघर्ष जो था उसके वजह से ही मैं गायक बना। मेरा कोई उद्देश्य बनना नहीं था। मैं संघर्ष करने के लिए बहुत काम ट्राई कर रहा था और संघर्षों में इस काम को भी मैंने देखा, और ये मेरे पे बाबा केदार की, माँ मठाना की कृपा रही कि मैं गायक बन गया। मैं संघर्षों से ही निकला हुआ गायक हूँ और हमेशा संघर्ष में रहा। तो मैठाणी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तक का जो आपका ये सफ़र रहा है, आपने बताया कि कैसी मुश्किलों से आपका ये सफ़र रहा अब तक का। इस सफ़र से आपने क्या सीख ली? मैंने एक सीख ज़रूर ली है, और वो मेरा सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो नए युवा किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक सलाह है। अगर आप पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य करेंगे, इस विश्व भर में, इस संसार में कोई भी कार्य आप पूरी मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। वो चाहे गायन का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई पढ़ाई का क्षेत्र हो, और उसी तरीके से मैंने कार्य किया है। अब मैं अपने आप को सफल तो नहीं मानता, पर यदि आप कह रहे हैं तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और जिन श्रोताओं ने, जिन दर्शकों ने मुझे प्रेम दिया है, वो मंच पे हो, चाहे वो गीतों के माध्यम से हो, चाहे मेरे वीडियोस हूँ, जब मैं कार्यक्रमों में गया हूँ तब हो, मैं उस सफलता का राज केवल अपने दर्शक दीर्घा को मानता हूँ, अपने लिसनर्स, अपने दर्शकों को मानता हूँ। आपने जो गीत बहुत आपका हिट हुआ है, और जिस गीत ने मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ी पहचान दी आपको, न केवल उत्तराखंड में बल्कि मैं भारत देश की बात करता हूँ। उस गीत में आपने दो अलग अलग संस्कृति के लोगों को दिखाया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप शो करते रहते हैं, आप देश में शो करते हैं, अलग अलग राज्यों में करते हैं, विदेश में करते हैं, तो उत्तराखंड की वो क्या चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहती है, जिसको देखकर, सोचकर आपको लगता है यार उत्तराखंड हमारा सबसे अलग है? क्या बात आपको ऐसी लगती है उत्तराखंड की? वो एक बात नहीं है, वो मैं तमाम बातें आपको गिना दूंगा। चाहे मैं दिल्ली में शो करता हूँ, चाहे मैं बम्बई में शो करता हूँ, चाहे मैं एब्रॉड में शो करता हूँ, जो हमारे उत्तराखंड के विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, वो पहनावे की संस्कृतियाँ हों, वो खान पान की संस्कृतियाँ हों, वो गीत नृत्य की संस्कृतियाँ हों, जितना मैं अभी तक के घुमा हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे सबसे खूबसूरत लगी है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार छुपे हैं, उसके अंदर सम्मान छुपा है। हमारे उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अलग अद्भुत है। पूरे विश्व भर में लोग केदारनाथ की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम देख तरसते हैं। वो केदारनाथ, उस केदारनाथ का हम सब उत्तराखंडी वासियों पे आशीर्वाद है, बद्रीनाथ का, जागेश्वर बागेश्वर धाम का। तो ऐसी अद्भुत चीज़ें, अद्भुत धाम, गंगा का जहाँ से उद्गम है, वो हमारे उत्तराखंड में बहुत सी संस्कृतियाँ, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे गिनाने के लिए।
तो सौरभ जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम आपके गाने सुनते हैं और हर गाने में हमने ये देखा है कि आप पहाड़ों की और पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बड़ी सादगी से अपने शब्दों में पिरोते हैं। जी। तो असल ज़िंदगी में इस सादगी से कितना प्रभावित है? मैं बड़ा साधारण ही रहता हूँ। इस वीडियो में भी मुझे लगता है कि मैं साधारण ही दिख रहा हूँ। देखिए, हम जब शो करने जाते हैं, मैं खुद को एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि मैं एक ऐसा गायक हूँ और तमाम मेरे मित्रजन भी ऐसे गायक हैं। मैं डीप जो गांव में बैठी महिला है या गांव में बैठा हमारा बुजुर्ग ताऊ दादा हैं, ये जो गांव का बच्चे का परिवेश है, जो खेल रहा है, कूद रहा है, जिस प्रकार से वो कार्य कर रहा है, जिस प्रकार से वो अपना जीवन चला रहा है, दिनचर्या चला रहा है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें गाने का मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और वो पहाड़ वाले को भी पसंद आता है, और जो कुछ संसाधनों से माइग्रेट कर गया है, वो दिल्ली बम्बई चले गया, पर उसने पहाड़ का जीवन जिया है। भले आज कोई जनरेशन दिल्ली में हो रही होगी, मुंबई में हो रहे होंगे, देहरादून में हो रहे होंगे, पर उनके पिताजी ने जरूर पहाड़ को जिया है, कभी ना कभी उत्तराखंड को जिया है। तो वो उस चीज़ को रिलेट करते हैं और तभी लोगों का अधिक प्यार मिलता है। सौरभ जी, आपने संस्कृति की बात करी, आपने पहाड़ की बात करी। सवाल ये है कि आज का जो युवा है वो जागरूक है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत से जो हमारी जो यूथ है, हमारे जो युवा है, उनको कहीं ना कहीं जो है अपनी संस्कृति की ओर मोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारा यूथ जितना जागरूक होना चाहिए था अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपनी पहनावे को लेकर, जो भी हमारे चलते थे रीति रिवाज, क्या जागरूक हो चुका है, या फिर सरकारों को या हमारे जो जैसे आप जैसे जो लोग हैं, जो पब्लिक फिगर है, उनको ज़रूरत है और जागरूक करने की हमारे युवाओं को? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, और इसका आंकलन कुछ मायनों में मैं कर सकता हूँ। देखिए, जितना मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ, या अपने गीत संगीत के या अपने पहाड़ के कार्यक्रमों के माध्यम से देखता हूँ, जिस टाइम हम कार्यक्रम करते हैं या जिस टाइम लोग हमारे गीतों पे कमेंट करते हैं, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग हमें बहुत जागरूक हो चुके हैं, हमारा युवा वर्ग हो। पर यदि मैं ग्राउंड फिगर पे इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं या कई लोग हैं जो आज पहाड़ से देहरादून या दिल्ली या मुंबई हो गए हैं। और देखिए, पलायन वो कुछ ना कुछ कारणों से हुए हैं। पलायन वो शिक्षा के अभाव में हुए हैं, वो स्वास्थ्य की सुविधाएं पहाड़ में पहले अच्छी नहीं थी, उस वजह से हुए हैं। शिक्षा के लिए वो बाहर आए हैं, अपने रोजगार के लिए बाहर आए हैं, और अब किसी ने अपना सेटअप दिल्ली में कोई जॉब शुरू कर ली है या कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू कर लिया है, तो हमारे से बहुत कठिन है कि उसको पहाड़ ले जाया जाए। सही है ना जी। देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें तो हम कर सकते हैं, मैं अपने गीतों से कर सकता हूँ या कोई भी अपने कार्य से कर सकता है, पर हम दिल्ली में जो रह रहा है हमारा पहाड़ी, उसको पहाड़ ले जाने के लिए एक या तो ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए, वो सरकार हो या वो अधिकारी जन हो। सरकारें अच्छा काम करती हैं, पर या तो हम ऐसा मॉडल तैयार करें, जैसे स्वरोजगार के कई अभी नियम आए, नीतियाँ आए, स्कीम आई, उसको और अच्छा कितना सरकार बना सकती है कि देखिए, जो 15,000 की नौकरी कर रहा है दिल्ली में, उसके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको कितना कठिन है कि उसको स्किप करके अपने पहाड़ चले जाएगा। पर यदि ऐसा कोई मॉडल बना दिया जाए कि उसको 15,000 का ही रोजगार पहाड़ में मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पहाड़ छोड़ के कभी कोई जाएगा। अब आपका प्रश्न ये था कि कितने जागरूक हो चुके हैं संस्कृति और सभ्यता। तो देखिए, जब कार्यक्रम होते हैं या जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो सोशल मीडिया से बहुत फर्क पड़ा है। लोगों को जरूर कल्चर में डिफरेंस किया है लोगों ने, और उनको समझ आया है कि हमारा जो कल्चर है या जो हमारे मिलेट्स हैं, हमारा खान पान है, हमारा जो पहनावा है, वो सबसे सुंदर है, वही हमारी पहचान भी सबसे सुंदर है। आप कहीं भी चले जाइए, आप डिफरेंस कर दीजिए, पर जो हमारी धोती, हमारी आंगड़ी, हमारी कुर्ते पिछोड़ी होगा, वैसा आपको किसी भी, मुझे लगता है, कहीं मिलेगा देखने को, चाहे खान पान में भी हो। 2022-23 में बेस्ट फूड जो आए हैं वर्ल्ड में, पूरे मिलेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, वो कोदा, झंगोरा, कौड़ी हमारे उत्तराखंड का ही था, ये जो सबसे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है। तो लोगों को ये भी समझ आया है कि हमारे उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत चीज़ खाने की या स्वस्थ चीज़ हमारे पास है। तो काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, पर अभी भी
हम चाहे गीत संगीत या साहित्य वाले लोग हों, सरकारें हों, हम कितना अपने उत्तराखंडियों को जगा सकते हैं, इसके लिए अभी भी पहल करते रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 50-50% हुआ है कि काफ़ी लोग जागरूक होते हैं, लोग खाली सोशल मीडिया पर। अभी ज़रूरत है कुछ ऐसा मॉडल हमें तैयार करना पड़ेगा कि ये हम प्रायोरिटी बनाएं कि हर उत्तराखंडी को कोई भी देव कार्य हो, कोई भी वैवाहिक कार्य हो या कोई भी गांव का सामाजिक कार्य हो, हर युवा को वहाँ जाने तक का कोई नियम ऐसा बनाना चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि हम फेसबुक में आई लव माई विलेज लिखें, आई लव माई गांव लिखें, आई लव माई उत्तराखंड लिखें और वो दिखा दें, उसमें लाइक के लिए देखें, तो उससे मुझे नहीं लगता कि युवा सजग हुआ है। वो केवल सजग सोशल मीडिया तक हुआ है। कुछ हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए या कुछ ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए कि जो गांव हमारे खाली हो चुके हैं, आज आप पौड़ी रीजन में देखिए, आप रुद्रप्रयाग देखिए, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, गांव के गांव खाली हैं, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं रोड नहीं गई हैं, भले अब चले गई हैं। और आज से पहले जब संसाधन कम थे तो लोग सारे देहरादून, दिल्ली, बम्बई सब शिफ्ट हो गए। उनका कुछ हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि फिर आकर्षित अपने पहाड़ की ओर लौटे। तो सौरभ जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो आपके गाने हैं बहुत खूबसूरत तरीके से आप उन्हें जो है हमारे बीच में रखते हैं, उन गानों के जो लेख हैं, जो लिखते हैं, उसके पीछे की प्रेरणा क्या है? के पीछे की प्रेरणा ये है कि देखिए, अधिकतर मेरे हमारे गुरुजी लोग, हमारे मित्र लोग लिखते हैं और मैं उनको भी सलाह देता हूँ और वो भी मुझे ये प्रेफर करते हैं कि अधिकतर जो मेरे गीत हैं वो पहाड़ की प्राकृतिक सौंदर्य, 4 धामों पर, हमारे देवी देवता, हमारे रीति रिवाजों, हमारे खान पान पर आधारित हैं। इसलिए सब लोग उनको जल्दी से कनेक्ट करते हैं। मतलब सभ्यता और संस्कृति आप ये कह सकते हैं प्रेरणा है जो आप अपने गाने में लिखते हैं। बहुत सौरभ जी, जैसा कि आपने कहा, सरकारें जो है काम कर रही हैं, धरातल पे काम कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि सरकार के काम को लेकर, खासकर सरकार कहती है कि हमने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं नए गायकों के लिए या नए डायरेक्टरों के लिए, नए प्रोड्यूसर के लिए, और सरकार ने चलाई भी है। मैंने ये देखा भी है, पढ़ा भी है कि अगर आप कोई पहाड़ी मूवी बनाते हैं, उत्तराखंड में शूटिंग करते हैं, बाहर से आप आते हैं, तो आपको अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। लेकिन पहाड़ का युवा, अभी हर कोई मूवी नहीं बना सकता, हर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए इंस्टीट्यूट होते हैं। उतने इंस्टीट्यूट अगर हम देखें, चाहे वो डायरेक्शन के बारे में बात करें, एक्टिंग के बारे में बात करें, या फिर जो आजकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हैं अच्छे लेवल के, वो उतने हैं नहीं। तो क्या कितना सेटिस्फाई हैं आप सरकार के काम को लेकर, युवाओं के लिए जो वो बात करती है संस्कृति या गायकों के लिए, किस तरीके से आप इसका आंसर देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, फिल्मों के लिए तो बहुत अच्छा अभी सरकार ने किया है कि उनको सब्सिडी मिल रही है और इसी वजह से काफ़ी फिल्में बन भी रही हैं। एक मेरा पर्सनल निवेदन है हमारे आदरणीय संस्कृति मंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि कुछ गायक जो संस्कृति पे आधारित गीत गा रहे हैं, जिसमें वो अपने पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है, अपने तीर्थ स्थलों को भी बढ़ावा दे रहा है, अपने खान पान के गीतों को बढ़ावा दे रहा है, उन गीतों के लिए भी कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए, कैटराइज्ड हो। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे गीत बना देंगे, सरकार कहेगी कि बहुत सारे गीत बन जाएंगे, किस किस को हम पैसा, पर उसको एक श्रेणी वाइज गायन को चयन करके और गीत की एक चयन प्रक्रिया करके आप उसको कुछ कंसेशन या कुछ ऐसा फंडिंग कर सकते हैं उस गायक को या वो जो प्रोड्यूसर जो उस गीत को क्रिएट कर रहा है, ताकि वो अगली बार उसी प्रकार का गीत बनाने के लिए या किसी को गवाने के लिए प्रभावित हो पाए। यदि आप किसी गीत पे, हमारा आज कम से कम 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आता है, रिकॉर्डिंग से लेके वीडियो शूट तक, यदि 50% भी सरकार की ओर से उस गीत को मिल जाए, तो मुझे ज़रूर पता है कि वो गायक भी और वो प्रोड्यूसर भी आगे उसी प्रकार से कंटेंट बनाने के लिए तैयार होगा और प्रेरित होगा और लोगों को भी प्रेरित करेगा। और उसी वजह से उन 100 गानों में से, उन 50 गानों में से एक गीत हमारा ऐसा होगा जो विश्व भर में प्रसिद्ध होगा, हमारे पर्यटन को, हमारे उत्तराखंड को पहचान देगा। तो ये नियम बन सकता है। तो सौरभ जी, जैसे आप खुद एक अच्छे गायक हैं, पर हमारे अंदर भी होता है ना, हम किसी को सुनना पसंद करते हैं, हमारे भी फेवरेट सिंगर होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किसको सुनना पसंद करते हैं और आपके फेवरेट सिंगर कौन है?
देखिए जो सुरीला गाता है वो हर कोई फेवरेट होता है, और यदि मैं उत्तराखंड में कहूँ तो आदरणीय गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी कंपोजिशंस बहुत खूबसूरत होती हैं। सौरभ जी, एक सवाल ये है, ये हाल में एक कुछ ऐसी घटना घटी थी कि एक हमारे बहुत ही नए युवा गायक हैं जिनका एक गीत जो है देश विदेश में उसने धूम मचाई थी, लेकिन एक हमारे बहुत सीनियर गायक जो हैं उन्होंने उसमें ये कह दिया था कि ये मेरी धुन है, और बहुत कुछ एक मैटर सामने आया था। तो इस तरीके के मैटर क्या कभी आपके साथ भी हुए हैं, या इस तरीके के मैटर पे मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी का गाना जो है वो देश विदेश में हिट हो रहा है तो ये न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है, तो ऐसे में क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं जी, वो मैं भी समझ नहीं पाया हूँ ढंग से कि आप किस गीत की बात कर रहे होंगे। एक गीत था, मैं आपको बोल देता जी, जी। हूँ, वो गीत था कि ठुमक ठुमक गुलाबी सरारा, उस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जी थी। जी। तो क्या ये जैसे उत्तराखंड में ऐसी कंट्रोवर्सी कितना इफेक्ट करती है, क्योंकि इफेक्ट तो कलाकारी होंगे, जी, जी। चाहे वो जो कंट्रोवर्सी में आना चाहता है वो भी इफेक्ट होगा, बिल्कुल। या जिन्होंने वो गीत गाया है वो भी इफेक्ट होंगे। तो इस पे आपका क्या स्टेटमेंट है, क्या होना चाहिए, क्या ये सही था, गलत था, या होता है जब किसी को लगता है ये मेरी धुन है, क्योंकि आप खुद एक कंपोजर भी हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी, इसमें ऐसा है कि ये बात मुझे अच्छे से पता नहीं है। देखिए जितना हमने सोशल मीडिया पे देखा है उससे तो हमें बड़ी ठेस पहुंचती है कि किसी कलाकार को भी दुख, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी अन्य कलाकार हो, किसी भी प्रदेश का भी हो, वो बड़े मेहनत से गीत बनाता है, उसको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत हो या गीत हटे या गीत पे कोई ऐसे इश्यूज आए तो हर किसी को खेद पहुंचता है, जो इसी समुदाय के लोग होंगे। मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, वो लीगल प्रोसीजर था या क्या वो धुन मैच हुआ, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो भी गीत आगे बढ़ रहा है, मतलब उत्तराखंड को रिप्रेजेंट उत्तराखंड को एक अच्छे मकाम पे ले जा रहा है, जिससे कोई भी एक नॉन पहाड़ी आकर्षित हो रहा है या जिसके बहुत अच्छी रीच जा रही है, उस गीत को सभी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं लीगल उसमें तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, वो धुन मैच हुई या नहीं हुई मुझे ज़्यादा उसका संज्ञान में भी नहीं। लेकिन सौरभ जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, जो आपने कहा अगर कोई गीत जो है वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और नॉन पहाड़ी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहेंगे। आपके लिए मैं इसमें बहुत ये कहूँगा, बहुत अच्छी सोच लेके आप आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी कोई गीत बहुत हिट होता है, वो जो धुन है वो सबके दिमाग में घूमती है, इस वातावरण में घूमती है, और खासकर जो गाने बजाने वाला होगा उसके वातावरण में घूमेगी। अब देखिए ऐसा है कि अगर लीगल दृष्टिकोण से देखें हम, तो वो तो मुझे वैसे पता नहीं है कि किस गीत से कितना मिला या क्या नहीं मिला, वो मैं उस टॉपिक में जाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सभी कलाकार हमारे बहुत करीबी हैं, सभी हमारे मित्रजन हैं। अगर वो मैच हुआ वो तो हम नहीं जानते क्या लीगल एडवाइस हुई, पर कोई भी गीत और किसी भी गायक का, वो जो उत्तराखंड का गीत हो, अगर वो बहुत आगे जा रहा है, उसको बहुत प्यार मिल रहा है, तो हम सबको, वो गढ़वाल हो, वो कुमाऊं हो, जौनसार, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जितने भी हिमालय राज्य हैं उन सभी को आपस में कोलैबोरेट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम एक अपनी इंडस्ट्री को एक नई हाइप तभी दे सकते हैं जब हम पे हजारों कंटेंट ये हो कि हमारा इस गीत को यहाँ इतने तक पहुँचा दिया। तो सौरभ जी, आपसे जानना चाहूँगी कि बचपन से ही गाने का शौक था, या फिर इस दौरान बढ़ते बढ़ते ये था कि बड़े होकर डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ या टीचर बन जाऊँ, या ऐसी कुछ ख्वाहिश थी मन में? तुलसी जी, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने पहले भी बताया कि जब मैं 4th क्लास में था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ, दैनिक परिस्थितियाँ और व्यावसायिक परिस्थितियाँ ऐसी प्रकार की थी कि मुझे छोटे से काम पे लगना पड़ा। और जीवन का मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया, चाहे वो अखबार बांटने से हो, चाहे वो होटल की जॉब हो, चाहे वो बल्ब बनाने की फैक्ट्री में काम करना हो, मैंने सारे काम जीवन में किए हैं, और उसी को मैं अपनी सक्सेस भी मानता हूँ कि आज मुझे सब चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यदि मुझे यहाँ से कार्यक्रम में पिथौरागढ़ जाना है तो मुझे पूरा पता है कि मेरा कितना खर्चा आएगा, कोई बीच में कोई किसी प्रॉब्लम भी होती है तो मैं कितना घंटे लेट होऊंगा, कहाँ से मुझे मिस्त्री मिलेगा, किस गाड़ी में कैसा काम होगा,
कहाँ से मैं संसाधन जुटा पाऊंगा, मैं किसको ले जाऊंगा तो मुझे कितना चाहिए। तो ये है कि कोई ख्वाहिश नहीं थी बचपन से। जब काम करने लग गए थे तो पढ़ाई भी करी, अच्छे से बीकॉम किया, 12th किया, पर परिस्थितियों के अभाव में मैं इस लाइन में आ गया, क्योंकि मुझे जल्दी पैसा कमाना था। पैसा क्या कमाना था कि घर के खर्चे चलाने थे, तो मैं गीत संगीत में आ गया। उसमें मुझे कोई वो लेनी नहीं पड़ी, क्लासेस नहीं लेनी पड़ी। मैं जिसके साथ जुड़ते गया, किसी ने 200, किसी ने 250, किसी ने 300, 400 दिए, तो मैं भगवान की जैसा ऐसे में गायब बना। आपने मतलब कहा कि कहने का मतलब यही है कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जी। हमें हर कोई काम कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है हमारी लाइफ में। तो मैठानी जी, आपसे मेरी एक ये दरखास्त रहेगी कि आपका जो आपके दिल के करीब का जो सबसे अच्छा गाना जो आपको लगता है, वो आप हमारे दर्शकों को जरूर उसकी 4 लाइनें गा के जरूर सुनाएं। देखिए, दिल के करीब तो मेरे बहुत सारे गीत हैं, पर जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं वो जरूर ये चाह रहे होंगे कि लेकिन इस गायक मैं कहना चाहूँगा जी, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिस गाने ने बिल्कुल मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि वो भी वही चाह रहे होंगे कि इस लड़के का या इस गायक का जो मुझे नाम से जानता होगा वो ऐसा चाह रहा होगा, जो नहीं जानता होगा आज मेरे से परिचय हो रहा होगा, वो कहेगा कि इसके ये गीत है तो ये वो सुना दे। तो मैं उसी गीत को सुना देता हूँ। तक फिरी बिजली पानी अखलम्पू जगौंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ी बैस्यूं पिजौंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धारा को पानी वालो तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रहबासी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। रैप की तुक बंदी छोड़ बाजू बंद का छन मिलो, डीजे मॉल भूल जा अब मुरली का धुन मन मिला। हाँ, रैप की तुक बंदी छोड़ बाजू बंद का छंद मिलो, डीजे मॉल भूली जा अब मुरली का धुन मन मिला। तो देशवाली मैडम छे मैं छोरा छो पहाड़ी, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रे बसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैठानी जी, मेरी तरफ से ये आज का आखिरी सवाल। बहुत लंबा हम इस इंटरव्यू को नहीं खींचेंगे। मन तो कर रहा है कि आपको हम 1 घंटे बैठाएं और आपसे पूछें, क्योंकि बहुत कम समय में मैं ये कहूँगा कि आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन ऊपर वाले का भी, माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद है कि बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि एक युवा जो है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत कम एज में रिप्रेजेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सवाल ये है, आप पहाड़ के हैं, पहाड़ की पीड़ा को समझते हैं, पहाड़ के दर्द को आपने अभी बयां किया, भू कानून पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक सख्त भू कानून किसी भी राज्य के लिए होना चाहिए और हमारे उत्तराखंड में भी एक सख्त भू कानून बनना चाहिए। तभी हमारे पहाड़ की जितनी ज़मीनें रह गई हैं, मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि अधिकतर तो बिक चुकी हैं और अधिकतर ज़मीनें जो बची हुई हैं, हमारे लोग जो पहाड़ी समुदाय है वो तभी सुरक्षित रह पाएगा या तभी वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी जीवित रख पाएगा बहुत आने वाले टाइम तक के, जब एक सख्त भू कानून बनेगा और कुछ ऐसा नियम भी बनाया जाए कि जितने लोग हमारे बाहर भी हैं उसमें भी कुछ ऐसा नियम बीच में बनाया जाए कि यदि वो पहाड़ में दोबारा सेटल्ड होना चाहता है तो उसको कुछ ऐसी बहुत बड़ी राहत दे दी जाए ताकि वो जो ज़मीनें बंजर भी हो चुकी हैं, अभी तो हम एक बात बचाने की कर रहे हैं कि हम बिकने से बचाएं ज़मीनों को, दूसरे हाथों में जाने से बचाएं। उससे बड़ी बात ये भी है कि जो ज़मीनें बंजर भी पड़ गई हैं, बिल्कुल, उनको और बंजर ना होने दें,
उनमें कुछ फसल उगे, उनमें कुछ हमदा हुआ, कुछ भी बोले, झंगोर हुए, उनको हम चलती तो रखें, वरना पहाड़ के पहाड़, खेत के खेत बंजर हो जाएंगे। तो सख्त भू कानून बनना चाहिए। मैं सरकार से पूरी दरख्वास्त करता हूँ और सभी लोगों से भी करता हूँ कि इतनी बड़ी आंदोलन उत्तराखंड में हो रहा है, इतने युवा इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और हमारे जितनी सरकारें हैं उसमें भी सारे युवा लोग बैठे हैं। केवल हमारी पीड़ा नहीं है, ये सरकार की पीड़ा भी है। तो सख्त भू कानून बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत तो ये थे हमारे साथ आज के स्पेशल मेहमान उत्तराखंड के सेंसेशनल सिंगर सौरभ बैठानी जी। अगली बार फिर एक नई पर्सनालिटी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए मुद्दा टीवी।